हेलो, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। चलिए, कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. Yes, बताओ, लास्ट टाइम क्या कर रहे थे अपन? क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? Balancing redox reaction. बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन में पहला मेथड ऑक्सीडेशन नंबर सबको समझ में आया? सर उसमें ना डाउट आ रहा है वो ऑक्सीडेशन नंबर वाले में डाउट आ रहा है, बताओ क्या डाउट आ रहा है? सर ये जैसे मैंने वो क्वेश्चन आपने होमवर्क में जैसे ट्राई किया वो हो नहीं रहा, एक बार या तो क्वेश्चन करवा दीजिए। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या डाउट क्या है आपको बताओ ना। भी डाउट है, वो हुआ नहीं था सॉल्व। वो हुआ नहीं, अगला वाला क्वेश्चन हुआ नहीं। चलो वो बोलो, क्या क्वेश्चन था, क्या रिएक्शन थी, बोलो। KMnO7 plus H2C2O4। KMnO7। यस सर। यस सर, इसमें Mn की ऑक्सीडाइजेशन स्टेट ही 13 आ रही है। KMnO7 Yes, लिखवा दिया। O7 तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है, खैर गलती से हो गया होगा वो तो उस टाइम। K2Cr2O7 है या KMnO7 नहीं हो सकता यार, KMnO4 होगा। KMnO4, O7 तो पॉसिबल ही नहीं है, समझ जाते खुद ही यार। KMnO7 लिखवा दिया। यस सर, मैंने ग्रुप में पूछा भी था। KMnO7 तो हो ही नहीं यार, तो खुद ही समझ जाते हैं। Mn तो मैक्सिमम ही +7, KMnO4 होगा यार, है ना? KMnO4 होगा, 7 तो हो ही नहीं सकता। मतलब हो गया होगा गलती से बाय मिस्टेक, लेकिन H2C2 यही था क्या? Yes, sir. तो इसमें तो चलो तुम खुद भी तो मान सकते थे KMnO4, उसके अलावा कोई दिक्कत आई क्या, वो बताओ। नहीं तुमने सर। क्या KMnO7 मान के सॉल्व करा है? यस सर। उसमें सर चेंज 11 आ रहा था तो सॉल्व नहीं हो पा रहा था पूरा। अरे यस सर। एक चीज पहले मुझे ये बताओ, तुमने Mn की कितनी मान ली? अगर 7 मान रहे हो तो 13 आ रहा है, तो 13 पॉसिबल है क्या? सोच के देखो पहले एक बार। नहीं सर, वो तभी वही कंफ्यूजन आ रही थी कि ऐसे। हाँ, तो वो तो +7 ही है, ऑब्वियस सी बात है। कर दे यहाँ पर, चलो कर लेते एक बार, करें एक बार सॉल्व करो इसको। ठीक है, अब बताओ सबसे पहला स्टेप क्या करना है। देखो Mn कहां से कहां तक जा रहा है? +7 से +2, तो इसको लिख ले। KMnO4 gives MnSO4 +7 से +2, ठीक है। और कौन जा रहा है? H2C2O4 कहां पर जा रहा है? CO2 पे जा रहा है। उसको सही कर लेना बेटा, सही कर लेना उसको, है ना? KMnO7 तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। KMnO4 ही है वो, और अपन ने इतनी बार KMnO4 पढ़ा भी है, ठीक है, तो देख लेना वो। चलो बोलो भाई, इसमें क्या है? +7 से +2, चेंज कितने का आ रहा है? 5। पहले इधर बैलेंस भी कर लेना। 2 लगा दूं यहाँ पर, समझ गया ना 2 क्यों लगाया? यस सर। 2 है, ठीक है। इसमें चेंज आ रहा है आपका 5 का, और इसमें 1 का और 2 का चेंज आ रहा है इसमें, यस सर। ठीक है। तो अब देखो किससे किसको मल्टीप्लाई करें, बताओ। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से और नीचे वाली को 5 से। समझ गए? ऊपर वाली इक्वेशन को, ये नीचे वाली को तो 5 से कर दिया, ऊपर वाली को किससे कर देंगे? 2 से। 2 से। तो 2 KMnO4 gives 2 MnSO4, 5 H2C2O4 gives 10 CO2। ऐड कर दें, ठीक है। ऐड करने के बाद 2 KMnO4 प्लस 5 H2C2O4 gives 2 MnSO4 प्लस 10 CO2। ये तो हो गया आपके फिक्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनको चेंज नहीं करना। तो अब देखो 2 KMnO4 प्लस 5 H2C2O4, साथ में H2SO4 भी लिख दूं। अब H2SO4 gives 2 MnSO4 प्लस 10 CO2 प्लस K2SO4 प्लस H2O। तो अब बैलेंस किस किसको करोगे हिडन ट्रायल से? एक तो करोगे H2SO4 को, K2SO4 को, इसको करो बैलेंस, हो जाएगा क्या? यस सर।
जरा एक बार इधर 3 लगाओ, 8H2O। 3 देखो एक बार बैलेंस हुआ क्या ये? सर सर हो गया। हो गया? चेक कर लेना भाई, एक बार सारी चीज चेक कर लो, सारे एटम चेक कर लो अच्छे से। अच्छा, मतलब मेजर कंफ्यूजन बस यही वाला था? यस सर। और अभी अब नहीं तो हुआ है, नहीं हुआ बैलेंस, बताओ क्या रह गया, क्या रह गया, रह गया है क्या रह गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रह गया है। ये सर 10 6 16 6 तो यहाँ 8 आना चाहिए। 6 6 6 और हाइड्रोजन कहीं पर नहीं है क्या? हाँ इधर की साइड, लेकिन 8 आएगा तो फिर ऑक्सीजन भी चेंज होगा ना, एक बार देखना, चेक करना जरा, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। ऑक्सीजन भी अलग ही आ रहा है। और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा 8 से। 8 पे हो रहा है बैलेंस। यस 8 सर। अब देखना जरा, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक कर लो बस एक बार, ऑक्सीजन चेक कर लो। 8 इधर हो गए, 20 इधर हो गए और 12 इधर हो गए, है ना? इधर चेक करें, इधर कितने हो गए? 8 20 4 और 8, सही है। चलो मेरे ख्याल से हो गया, अब क्लियर है। ये यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्लियर है, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो अब बताओ अगला वाला मेथड कौन सा था? आयन मेथड, उसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। कल वाला जो क्वेश्चन था, सर एक सेकंड पीछे करना प्लीज। कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या? तो उसमें जब हमने CrO7 - 2 और इसको जब हमने इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड करे तो उसके बाद का नहीं समझा। इलेक्ट्रॉन जब ऐड करे उसके बाद का नहीं समझ में आया? क्या कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करे थे, मतलब बताओ क्या चीज था? तो जैसे CrO7 था तो उस वो तो मतलब उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो फिर हाइड्रो वापस से करूँ क्या? नहीं सर, वो लास्ट का ही पार्ट नहीं समझा था। हम लोग एक बार हाइड्रोजन ऐड करते हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी तो ऐड करते हैं ना? नहीं सॉरी, हाँ वाटर ऐड करते हैं फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। पहले 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 तो चेक करते हैं, एटम को बैलेंस करते हैं, ठीक है? एटम को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन देखते हैं और फिर जहां पर जरूरत होती है वहां पर वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है? फिर हाइड्रोजन देखते हैं, फिर लास्ट में चार्ज बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करके। तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने का नहीं समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे करना है। ठीक है भाई, इसमें देखें, बोलो उसमें लास्ट में अपन ने दोनों का हाफ रिएक्शन को बैलेंस करके जो लिखा था वो टर्म बोलो भाई सब, बस इलेक्ट्रॉन ऐड करने के पहले वाला बोलो। SO2 प्लस SO2 प्लस 2H2O 2H2O give SO4 - 2 SO4 2 minus प्लस 4H प्लस 4H प्लस, यही था। यस सर। अब इधर देखो, इधर क्या है? 0, कुछ भी नहीं है ना, यस सर। ठीक है? इधर 0 है, इधर देखो 4 प्लस के 2 माइनस के, तो ये क्या बचे? 2 प्लस के, यस सर। तो इधर क्या ऐड कर दिया? ओके सर, ओके। हो गया ना, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये भी 0 हो गया, पर 0 0 बराबर 4 बैलेंस, ठीक है? ओके सर। चलो और किसी के मन में कोई डाउट? आगे बढ़े, किसी और को कुछ पूछना है? एल्कलाइन मीडियम में भी बैलेंस करना बता दिया था मैंने, यस सर। है ना? लास्ट में क्या ऐड करना है? OH ही तो ऐड करना है ना दोनों साइड में, जितने H2 है, ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालें, सम important reactions to memorize, some important reaction to memorize, some important reactions to memorize, ठीक है? लिखते जाएं मेरे साथ साथ में, ये रिएक्शन आपको याद भी होनी चाहिए भाई। KMnO4 gives Mn2 plus
KMnO4 gives Mn2 plus, ठीक है, ये +7 पे n फैक्टर कितना होता है यहाँ पर, n फैक्टर बताओ इसका, मैंने ये पहले भी लिखवा रखा है, कौन से मीडियम में होता है ये भी बताओ, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। चलो दूसरा KMnO4 MnO2, ठीक है, या एक काम करो MnO2 कर लो, ठीक है, ये होगा आपका न्यूट्रल और एल्कलाइन, एल्कलाइन +7 से कहां पर गया ये, +4, n फैक्टर कितना आएगा, +3। ठीक है, n फैक्टर कितना आ गया 3, ठीक है 3। अब एक और लिखवाया था मैंने, KMnO4 से Mn +6 पे गया, +7 से +6, ये किस पे था, हाईली एल एल्कलाइन, हाईली एल्कलाइन, n फैक्टर कितना हो गया, 1। ठीक है, ये तो 3 पहले भी मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, फोर्थ K2Cr2O7 Cr +3 पे, इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम मतलब K2Cr2O7 जो कि +6 पे है, उसको आप हमेशा कहां पर भेजोगे, +3 पे, कोई से भी मीडियम में, ठीक है, समझ रहे हो बात को, K2Cr2O7 को हमेशा आप कहां पर भेजोगे, Cr +3 में, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, हाईली एल्कलाइन हो, कुछ भी हो, ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। सर येलो कलर थोड़ा अवॉइड कर लो, वो देखने में दिक्कत आ रही ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। टर्न करूं, 1 सेकेंड सर। सर सेकेंड रिएक्शन में आपने न्यूट्रल के नीचे क्या लिखा है? और या तो न्यूट्रल आ जाए या एल्कलाइन आ जाए, कर दो टर्न। 1 सेकेंड सर, बस लास्ट रिएक्शन। सर लास्ट रिएक्शन में आपने इक्विलिब्रियम लिखा है। क्या, लास्ट रिएक्शन में ये साइड में इन क्या क्या लिखा है? इन एनी मीडियम, ओके डन सर। ठीक है। अब देखो फिफ्थ, I2 plus Na2S2O3 gives NaI plus Na2S4O6, ठीक है, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, क्लियर है ये चीज। सिक्स, सॉरी येलो से मैंने, 6 I2 plus Na2H2O3 gives NaI plus Na2SO4, कौन से मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम। सेवेंथ Cl2 plus Na2H2O3 NaCl plus Na2SO4 in any
मीडियम एक, ठीक है, नोट करो एक बार। एट्थ, C2O4 2 माइनस और H2C2O4 CO2, ठीक है। ये हर जगह कहीं पर भी आपको ऑक्सिलेट दिखे, ऑक्सिलेट हमेशा किस में जाएगा? CO2 में। ऑक्सिलेट हमेशा किस में जाएगा? CO2 में। C2O4 2 माइनस जानते हो ना क्या होता है? ऑक्सिलेट, ठीक है। I2 हमेशा किस में जाएगा? I माइनस में। I माइनस हमेशा किस में जाएगा? I2 में। ये कब यूज करोगे? इफ नथिंग इज स्टेटेड। अगर कुछ दिया नहीं है ना I2 के बारे में कि I2 कहां पर जाना है ना, I2 कहां पर जाना है, तो हमेशा I2 को कहां पर भेज दो? I माइनस में, और I माइनस को हमेशा I2 में। इफ नथिंग इज स्टेटेड, नथिंग इज स्टेटेड, ठीक है। अब ये 9 रिएक्शंस लिखी हुई हैं भाई, ये 9 की 9 आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, हर क्वेश्चन में आपको काम में आएगी। लैंग्वेज पढ़ के आपको समझना है और ये रिएक्शन का एप्लीकेशन करना है, वो अभी पता चल जाएगा क्वेश्चन करेंगे जब। लेकिन जो जो बातें मैं बता रहा हूँ ये मेमोराइज करनी है भाई अपन को, ठीक है। श्री एट्थ वाले का मीडियम क्या है? कोई से भी, हर जगह कुछ भी आ जाए, चाहे ऐसे ओके लिखा सर। जाए, चाहे जहां कुछ नहीं लिखा, स्पेसिफाई नहीं करा, वहां पर सब कुछ चलेगा, ठीक है। अब एक काम करो, सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। 9 की 9 रिएक्शन पे मैंने शायद इधर तो लिख ही रखा है, इधर सब पे लिख रखा है, इधर वाली पे आप लिखो सब पे। बताओ I2 पे क्या आएगा? 0 यहाँ पर सल्फर पे सर 2 2। यहाँ पर सल्फर पे 2.5। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। अभी पता चलेगा इनका एप्लीकेशन पार्ट जब करेंगे ना, ये तो अभी लिख रहे हैं, इसके बाद इनका एप्लीकेशन पार्ट आएगा कि कैसे अप्लाई करना है। रिएक्शन तो लिख ली, लेकिन उसका मतलब क्या है, कहां पर यूज आएंगी, कैसे यूज आएंगी, अभी सब क्लियर होगा। नोट कर लिया भाई? सर करिए, लास्ट में आपने क्या लिखा है? इफ नथिंग इज स्टार्टिंग मतलब? स्टेटेड, स्टार्टिंग नहीं है, स्टेटेड, STATED। अगर कुछ स्टेट नहीं किया हो मतलब कुछ बताया नहीं हो। इफ नथिंग ओके इज सर। गिवन लिख लो बोले से, कुछ गिवन नहीं है कि I2 को कहां पर भेजना है, तो आप उसको कहां पर भेजो? I माइनस में, ठीक है। ओके सर। टर्न कर रहा हूं मैं ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखें, सम आयंस which exist in only two different oxidation states, some ions which exist only in two different oxidation state। देख लो भी, देखो जल्दी से।
ठीक है, अब देखें, समझना भाई ध्यान से, Cu प्लस Cu2 प्लस, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना, Fe2 प्लस, Fe किस किस में एग्जिस्ट करेगा, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, Ar प्लस 3 प्लस 5, Ar क्या होता है, आर्गन। आर्गन। Ni2 प्लस Ni प्लस 4, Ce प्लस 3, Ce क्या होता है, Ce सीजियम। सीजियम या सीरियम, सो सीरियम। Sn स्टेनस। टिन, टिन होता है, ठीक है, Al प्लस 3 Zn2 प्लस, ठीक है, पहले तो ये लिखो फिर इसके साइड में लिखवाता हूँ मैं। None of these ion can be reduced into its pure metallic form in titration process. इन टाइट्रेशन प्रोसेस। अब बात ये कि सर ये वर्ड क्या आ गया टाइट्रेशन प्रोसेस, अभी समझाते हैं, पहले एक बार नोट करो, पूरा टाइट्रेशन पढ़ना है अपन को, अभी कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप अभी ये पॉइंट याद रखो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आगे एक पूरा टॉपिक है टाइट्रेशन के ऊपर, अभी चैप्टर में सब समझ में आ जाएगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन SO4 2- and PO4 3- in titration process। बस, अब बस ये जो चीजें मैंने लिखवाई, एक तो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वाला और ये सम आयंस व्हिच एग्जिस्ट ओनली टू डिफरेंट, अगर ये चीजें आपको याद है, इन्फेक्टर निकालना आता है और ऑक्सीडेशन नंबर आता है आपको, तो रिडॉक्स में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन, जेई मेन जेई एडवांस नीट का अटकेगा नहीं, ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब एक बार लिख लो, फिर उसके बाद टाइट्रेशन का मैं थोड़ा सा बताता हूँ, हालांकि आगे टॉपिक है, पहले लिख लो, पहले, सॉरी, सर मेटेलिक के बाद वहाँ पे फॉर्म नहीं है या फिर सिर्फ फॉर ही है? हाँ फॉर्म है बेटा, into its pure metallic form in titration process, फॉर्म है भाई, वो है ना, FORM फॉर्म। बिल्कुल, एल्यूमिनियम और जिंक की एक ही है, एक ही लिखी मैंने, एक ही है। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। तो यहाँ पे CE क्या है, इसका नेम क्या है? सीरियम। नाम की चिंता मत करो, नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे अभी, है ना, रिडॉक्स में नाम कोई नहीं पूछेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर बेसिक मीडियम में रहती है ना अभी नेमिंग? क्या? सर नेमिंग रहती है ना बेसिक मीडियम में, जो सेकंड मेथड था? बेटा नेमिंग का तो मैंने कोई टॉपिक कराया ही नहीं है, पहली बात। बैलेंसिंग। वो सर सॉरी बैलेंसिंग। नहीं, वो भी नहीं रहती है बेटा, करा दिया वो भी, सर बेसिक वाले में कैसे करनी थी? करा दिया मैंने। अब आपको ध्यान कैसे नहीं है, मेरे को बताओ, नाम क्या है आपका? सर आर्यन। तो यार मैंने बेसिक में कराया नहीं, कराया भाई, बाकी लोग करा दिया। सर आपने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में आप फिर से करवाओगे वो। फिर से क्या, उस टाइम पे जब क्वेश्चन कराया था वही करा दिया था, कराना तो क्या है। आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना आता है आर्यन? यस सर। उसके बाद मैंने लास्ट में बताया था कि एसिडिक मीडियम में जैसे आप बैलेंस कर लोगे, लास्ट में H+ दिखेगा आपको, यस सर। तो जितने H+ दिखे उतने ही OH मैंने दोनों साइड ऐड कर दो, ओके सर। यही था। तो सेम प्रोसीजर एसिडिक मीडियम का अपनाओ,
उसके बाद लास्ट में OH माइनस ऐड कर दो, तो बेसिक मीडियम के लिए हो गया। ओके ठीक है। सर, ओके सर। नोट कर लिया सबने? चलो अब एक बात समझना भाई, इसका मतलब क्या है, इधर आयंस क्या लिखे हैं। जैसे देखो अगर Cu2+ है और Cu2+ को आपको रिड्यूस करना है तो वो कहां पर चला जाएगा? Cu2+ को अगर आपको रिड्यूस करना है तो वो कहां चला जाएगा? U+. Cu+। अब आपसे कोई बोले कि Cu+ को भी रिड्यूस करना है तो क्या आप Cu+ को भी रिड्यूस करोगे आगे? No, नो sir. सर। नहीं, ध्यान हाँ, रखना इस चीज का। क्या लिखा हुआ है? नन ऑफ दीज आयन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू प्योर मेटेलिक फॉर्म इन टाइट्रेशन प्रोसेस। मैंने बोला इन टाइट्रेशन प्रोसेस। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले वर्ड का मतलब समझ लो, अभी आगे टॉपिक आएगा जब भी एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे समझना, आप बोल सकते हो हर रिएक्शन एक टाइट्रेशन है। होता क्या है, मान लो आपके पास A पड़ा हुआ है कोई, ठीक है, और ऊपर से आप डाल रहे हो इसमें B। जो आप डालते हो ऊपर से वो हमेशा क्या रहता है? एक्सेस में ज्यादा रहता है। और जो A है ये अननोन है, इसके बारे में आपको चीजें जाननी है। चीजें क्या मतलब? आपको इसकी वॉल्यूम पता करनी है, मोलैरिटी पता करनी है, मोल्स पता करने हैं, ठीक है ना, मास पता करना है, ये सारी चीजें पता करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? A आपका अननोन है, B आपका नोन है। B के बारे में आपको सब कुछ पता है, मोलैरिटी भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, मोल्स भी पता है, सब कुछ पता है। तो इस अननोन के ऊपर इस नोन को जब अपन डालते हैं और वहां पर मिली इक्विवेलेंट्स के लॉ लगाते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स के लॉ लगाते हैं, जो पढ़े थे ना, 1 2 3 पढ़े थे, ठीक है, Yes. वो लगाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन बोलते हैं। अभी आप इतना याद रखो, टाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, टाइट्रेशन बोलते हैं। दोबारा सुनो क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो। मैंने क्या बोला? आपके पास एक कंटेनर पड़ा है, कंटेनर में एक अननोन सब्सटेंस है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। आपको उसकी मोलैरिटी पता करनी है, मोलैलिटी पता करनी है, मोल्स पता करने हैं, मास पता करना है, वॉल्यूम पता करना है, जो भी कुछ पता करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इस अननोन सब्सटेंस के ऊपर एक नोन सब्सटेंस डालोगे जिसके बारे में आपको सब कुछ पता रहेगा। और जो भी आप ऊपर से डालते हो लैब में भी, तो वो तो एक्सेस में रहता है ना, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं रहती आपके पास, ठीक है। तो जब भी आप ये डालोगे, डालने के बाद इनके ऊपर मिली इक्विवेलेंट का लॉ लगाओगे, लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट, जो अपन ने 3 पढ़े थे वो लगाओगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. इतना ही अभी आपको समझना है, आगे टाइट्रेशन का टॉपिक आएगा तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? नन ऑफ दीज आयन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू प्योर मेटेलिक फॉर्म इन टाइट्रेशन प्रोसेस बोला। मैंने ये नहीं बोला कि Cu+ को कभी Cu प्योर मेटेलिक फॉर्म में Cu0 में ले जा ही नहीं सकते। मैंने बोला बस टाइट्रेशन में नहीं ले जा सकते, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ले जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? नीचे लिखा हुआ है देयर इज नो इफेक्ट ऑन SO4 2- एंड PO4 3- इन टाइट्रेशन प्रोसेस। टाइट्रेशन के प्रोसेस में कभी भी सल्फेट और फॉस्फेट आपको दिखा तो उसको वैसा का वैसा ही पड़े रहना है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सल्फेट और फॉस्फेट को जैसा है वैसा ही पड़े रहने दो, कुछ मत करना उसको, ठीक है। क्लियर है? ये पॉइंट याद रहेंगे नहीं रहेंगे भाई? Yes, sir. क्लियर है? अब आ रहा है एप्लीकेशन वाला पार्ट। इन सब चीजों को यूज कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखें, अब करना क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं समझना। एप्लीकेशन सुनना ध्यान से। CuS प्लस Cu2S प्लस OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग। पहले तो अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पता है आपको क्या होते हैं? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, है ना, पहले तो ये पता कर लो फिर बाद में चक्कर पड़ेगा। OA मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। RA मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताओ, +2 से जब +3 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? Oxidation. ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर इसको मैं ऐसे बोल दूं, -1 से -2 जा रहा है तो रिडक्शन। बहुत बढ़िया। अब समझो एजेंट का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं OA की, मतलब ये ऑक्सीडाइज करने का एजेंट है ना।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो इसको क्या बोलोगे, जो खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज। जो खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। जैसे मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी, A प्लस B गिव्स कोई सा भी प्रोडक्ट। अगर आपको बोला गया कि जो B है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो B खुद तो क्या होगा, रिडक्शन। B का खुद का तो रिडक्शन होगा, और सामने वाले को A को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। पॉइंट समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो खुद तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। सामने वाले को रिड्यूस। क्लियर है? जो खुद ऑक्सीडाइज होगा सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना इधर, एक बात और समझना, एक बात और समझना। मान लो, सर पीछे करना। हाँ एक सेकंड, सर डन। ठीक। अब देखें, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, CuS प्लस Cu2S प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूँ, जैसे गिव्स SO2 प्लस Cu2 प्लस। जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे K2Cr2O7 भी आ सकता है इसकी जगह, और KMnO4 भी आ सकता है, ठीक है ना। ठीक है, मैंने ऐसे ही रैंडम एग्जांपल लिया। मान लो आपको क्वेश्चन में बोला, सवाल उसने ऐसे दिया कि SO2 गैस बना, जब CuS और Cu2S को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराया तो SO2 गैस बना, जिसको हमने बॉयल ऑफ कर दिया, उड़ा दिया। ठीक है, बाकी कॉपर के बारे में क्या बोलोगे, फिर कॉपर के साथ क्या हुआ? ऐसा क्वेश्चन आपको, आपने क्वेश्चन पढ़ के ऐसी रिएक्शन लिख दी, क्वेश्चन में लैंग्वेज में दे रखा था और आपने ऐसी रिएक्शन लिख दी, बना ली रिएक्शन। अब ऐसे मान लो कि जैसे अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर इसको एक ले लेते हैं, CuS प्लस Cu2S। कौन सा लें इसमें से बताओ, KMnO4 लें, K2Cr2O7 लें, कोई सा भी ले लें? KMnO4 ले लो। ठीक है, SO2 प्लस Cu2 प्लस। अब ये हुआ क्या, समझना ध्यान से। आपको पता है कि भाई ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जरा Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, यहाँ पर क्या है, +7। ठीक है, और इधर सल्फर की क्या है, 2-, इधर +1 और इधर +2 और इधर 2-। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद तो क्या होगा, रिड्यूस। खुद तो क्या होगा, रिड्यूस। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे H+ लगा दूं, तो आपको पता है एसिडिक मीडियम में Mn कहां पर जाता है, अभी बताया मैंने, +2 पर। देखो जरा, ये देखो रिएक्शन अभी लिखवाई, कहां गई, किधर की, कौन से पेज पे, ये रही, लिखवाया है? यस तो सर। बोलो, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम, अच्छा ये खुद तो हो गया रिड्यूस, सामने वाले को क्या करेगा? अब सामने वाले कौन, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी हो, ठीक है, ऑक्सीडाइज। ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। तो सोचो, कॉपर 2+ पे, 2+ से आगे ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? अरे 2+ से आगे कहाँ जाएगा, इधर देखो, +1 +2 ही तो था, इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता ना अब तो। यस सर। तो वो वैसा का वैसा रह गया। सल्फर -2 से कहां पर चला जाएगा,
ये हो गया ऑक्सीडाइज +4 पे, ठीक है। अच्छा ये +1 किस पे चला गया, समझ गए बात को? यस सर। बात समझ में आई क्या? दोबारा समझो क्या हुआ, एक एक चीज दोबारा समझो क्या हुआ, समझना ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या दे रखा था आपको, KMnO4 दे रखा था, सबसे पहले क्या दे रखा था, KMnO4 दे रखा था और एसिडिक मीडियम ऐसे मैंने बता दिया यहाँ पर। अब आपने क्या कहा कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये खुद तो क्या होगा, रिड्यूस, और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अब KMnO4 एसिडिक मीडियम में तो खुद रिड्यूस होके कहाँ जाएगा, Mn2+ में, ये अपन ने पढ़ लिया। अब खुद तो ये हो गया रिड्यूस, सामने वाले को क्या करेगा, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए कॉपर तो पहले से ही मैक्सिमम में +2 में, उससे आगे कहाँ जाएगा, तो इसका तो हो गया खेल, कुछ मतलब नहीं है। सल्फर -2 में तो कहाँ चला गया, +4 में चला गया, ठीक है। इधर भी -2 में तो +4 में जा चुका है वो। अच्छा इधर ये +1 में तो कहाँ चला गया, +2 में। समझ गए बात को? यस सर। यस बात समझ में आ रही है? अब आपसे कोई बोले यहाँ पर एन फैक्टर निकालो, तो एन फैक्टर नहीं निकाल पाओगे क्या, निकाल लोगे? देखो कैसे एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसका तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें याद होना चाहिए। बोलो एन फैक्टर कितना है इसका, 5 समझ गए? अच्छा इनका बताओ, इनका सबका एक साथ बताओगे ना, अलग अलग। देखो इसका निकालो पहले, CuS का निकालो। Cu +2 से कहां पर गया, +2 पे कोई चेंज नहीं, सल्फर -2 से गया +4 पे, कितने का चेंज 2। 6 का है, 6 6 का। एन फैक्टर कितना आ गया, 6। 6 इधर बताओ, इधर बताओ, +1 से कहां पर गया, +2 पे, कितने का लॉस, 1 एक का लॉस, लेकिन एक के लिए एक का लॉस, दो के लिए 2 का दो का लॉस। और उधर सल्फर -2 से कहां पर गया, +4। +4, तो 6 का लॉस, तो +6 का लॉस और 2 का लॉस कितना हो गया, 8 लॉस लॉस एन फैक्टर कितना हो गया, 8। 8। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस क्लियर हो रहा है क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है? बोलो यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो तो। हाँ हाँ वो भी, उसमें भी सेम ही है, वो सेम ही है। अभी जैसे ऐसे लो, ऐसे करो, यहाँ पर चेंज कर दो, CuS प्लस Cu2S, Cu2S है बेटा, Cu2S प्लस मैंने ले लिया कोई रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे H2C2O4, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपको बता दिया अभी, देखो अब आप रिएक्शन लिखना भी खुद ही सीखोगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मेरे को बता, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो जल्दी से। इधर क्या आएगा, +2, इधर क्या आएगा, -2, इधर +1, इधर 2 इधर +3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर अब मेरे को बताओ, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज तो ऑक्सीलेट हमेशा कहाँ पर जाता है, CO2 CO2 में, बताया था ना, यस सर। ये रहा, ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये खुद तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। Cu2+ से कहां पर जाएगा, +1 +1। सल्फर 2- से कहां पर जाएगा, बोलो, उससे ज्यादा सल्फर को रिड्यूस कर सकते हो क्या तुम? नो नो सर। कैसे बोल रहे हो नो सर, मेरे को चलो बताओ। अच्छा बताओ, सल्फर कौन से ग्रुप का है, 6, याद है? अरे ओल्ड स्टाइल से यस सर ओ है ना, मैंने बताया था कि मैक्सिमम क्या होता है, जो इनका ग्रुप नंबर है तो +6, मिनिमम क्या होता है 6 - 8, कितना आ रहा है -2। अरे तो ये सबसे ज्यादा रिड्यूस तो हो ही चुका है, इससे ज्यादा कहीं जाएगा ही नहीं। यस सर। बात समझ रहे हो क्या? देखो सारी चीजें याद रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मजे में पीछे का पढ़ लिया और भूल गए, सब चीजें याद रहनी चाहिए, जब जाके काम चलेगा, ठीक है? क्लियर है ये चीज? अरे भाई बोलो, यस सर। यस सर किसी को कोई दिक्कत लग रही है तो पूछो, आराम से नोट भी करो और पूछो, बोलो।
कर लिया नोट? यस सर। 1 मिनट सर। एक मिनट सर। करो करो करो। दो लेक्चर मान लो, आज के बाद 2 लेक्चर। हाँ, रेडॉक्स को कंप्लीट हो गई। सर ये आज कैसे बात पता लग रहा है, ये क्या कैसे चीज? पता लग रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है ये? वो आपको बता देंगे। वैसे पता भी लगा सकते हो, लेकिन वो बता देंगे, है ना। वो बता दिया जाता है क्वेश्चन में। K2CR2O7 KMnO4 बहुत कॉमन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऐसे भी पता लगा सकते हो। देखो, समझो बात को। क्वेश्चन में अगर आपको हिंट नहीं दे रखा तो जरा KMnO4 की तरफ देखो। KMnO4 क्या हो सकता है, खुद सोचो। +7 से आगे जा सकता है क्या वो? नो सर। तो 100% वो तो रिड्यूस ही होगा। अगर वो खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। भाई अगर कोई खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो सामने वाले को वो क्या कोशिश करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कराने की। जब भी तो वो गेन कर पाएगा। अगर ऐसे समझो, अगर किसी को जरूरत है तो भाई, अगर किसी की जरूरत कब पूरी होगी? जब सामने वाला दे तो सही कुछ, जब भी तो जरूरत पूरी होगी। तो KMnO4 +7 है। अब +7 से तुम आगे भेज नहीं सकते, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, नीचे जाने का। उसके पास रिड्यूस होने का ही बचा है मौका। अगर उसको खुद को रिड्यूस होना है तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लूज भी करवाने पड़ेंगे। तो ऐसे भी आइडिया लगा जा सकता है। लेकिन जेई एडवांस और जेई मेन और नीट में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है और आइडिया लग जाता है आपको कि भाई कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप बात करेंगे कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे तो हजारों हैं, तो 1000 तो लिख नहीं सकते। तो ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? जो खुद तो क्या होता है, रिड्यूस, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। तो बहुत सारे हो सकते हैं। हर रिएक्शन में अपने अपने टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। तो कोई इसकी लिमिट नहीं है। चलो, टर्न कर दूं मैं? यस सर। अब देखें भाई, कुछ और छोटी छोटी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि एक तरह से मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट करा रहा हूं, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो इजी लगेगा, है ना। तो देखना क्या कर रहे हैं। वी कैन ऐड, सब्सट्रैक्ट और कैन इक्वलाइज। we can add, subtract or equalize the number of milli equivalents or equivalents only if the n factor is same in all the reaction। पहले मैं यहां पर दो बातें क्लियर कर दूं। क्या तुम्हें मिली इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट की थोड़ी सी फील है? याद करो, मिली इक्विवेलेंट क्या होता था, इक्विवेलेंट क्या होता था। अच्छा, तुम्हें मोल्स पता थे? मोल्स क्या थे? Yes, sir. मोल्स, मिली मोल्स। तो जैसे इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट, आपको याद होगा मैंने लिखवाया था, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मिली मोल्स मल्टीप्लाइड बाय N factor. ये लिखवाया था क्या? Yes, sir. Yes. उसके बाद इसको और भी चेंज कर सकते हो। मिली इक्विवेलेंट को क्या लिख दोगे? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। सोचो, अरे मिली मोल्स को, मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ml में ले रखी हो तो मिली मोल्स। Yes, sir. भाई अगर आप वॉल्यूम लीटर में लेते हो तो मोल्स लिखते हैं, वॉल्यूम ml में लेते हो तो क्या लिख देते हैं? मिलीमोल्स लिख देते हैं। इन दोनों चीजों में कोई दिक्कत है क्या, बताओ कन्वर्जन में? नो यहाँ पर सर। फॉर्मूला भी लिखूं क्या मोलैरिटी का? लिख देता Yes, sir. हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liter, molarity equal to millimoles
नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो मिलीमोल्स आ जाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो मोल्स आ जाते हैं। यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए मिलीमोल्स और एन फैक्टर। तो ये चीज, ये कन्वर्जन याद रहना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर पढ़ते हैं। अपन ने क्या बोला कि हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इक्वलाइज भी कर सकते हैं। किसको? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट को। लेकिन कब? जब एन फैक्टर सेम हो। कहां पर? सारी रिएक्शन में। अब सारी रिएक्शन का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। मान लो एक कंटेनर दे रखा है, इस कंटेनर में दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, ठीक है। इसके ऊपर आप डाल रहे हो सी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक रिएक्शन हुई ए प्लस सी, मान लो कोई सा भी प्रोडक्ट मिला, अपन को मतलब नहीं है। फिर एक रिएक्शन हुई बी प्लस सी, कोई भी प्रोडक्ट मिला। भाई ए प्लस बी में आपने डाला ना सी, तो सी पहले ए से रिएक्ट करा, फिर बी से रिएक्ट कर गया, ठीक है ना। रिएक्ट तो करेगा ही। देखो, मान लो अगर एन फैक्टर सी का जो है वो एन है, और इधर भी एन फैक्टर एन है, ठीक है। यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एन फैक्टर ऑफ सी इज सेम। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप क्या यूज कर सकते हो, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं रिजल्ट। मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी इन रिएक्शन 1, जो ऊपर वाली रिएक्शन लिखी है इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए। पहली चीज। दूसरी चीज नीचे लिख देता हूं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी इन रिएक्शन 2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी। ये दोनों चीजें लिख सकता हूं, ठीक है। फिर इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। इसका कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन ये आएगा कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी टोटल मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी। ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? जब एन फैक्टर, व्हेन एन फैक्टर ऑफ सी इज सेम इन बोथ रिएक्शंस। चेक करो भाई, पीछे चेक करना भाई क्या लिखा है, देखो एक बार, कुछ समझ में आया क्या? चेक करो। अच्छा, पहली बात तो सर ये बराबरी कैसे लिख दिया आपने, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए। कोई बता सकता है कि ये कैसे लिख दिया मैंने? कहां पर पढ़ा है अपन ने ये ऐसा कि मैंने? हाँ, First law. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लॉ पढ़े ना अपन ने भाई, वहां पर बताया अपन ने a प्लस बी गिव सी प्लस डी में मिली इक्विवेलेंट ऑफ a इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ b इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ c इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ d, वहां पर पढ़ा था। क्लियर है भाई ये? Yes, sir. है ना, नोट करो पहले आराम से। डन। 1 मिनट सर। डन सर। देखें, सेकंड, a प्लस बी गिव्स, ठीक है, प्रोडक्ट कोई सा भी बन रहा हो, b को हमने बोला हुआ है कि ये एक्सिस में, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, जब a और b रिएक्ट करेंगे और b एक्सिस में है, तो लास्ट में बचेगा कौन? a और b रिएक्ट करके कोई सा भी प्रोडक्ट बना दिया, तो लास्ट में a और b में से बचेगा कौन? बी। तो बी। b, क्योंकि b एक्सिस में है ना।
ए तो लिमिटिंग था तो चला गया, तो ये जो लेफ्ट बी है इसको खत्म करने के लिए, है ना, लेफ्ट बी जो हुआ इसको खत्म करने के लिए एक और टाइट्रेशन कराते हैं। ठीक है, अब बात समझना, मैंने क्या बोला था अभी टाइट्रेशन के बारे में जब थोड़ा सा बताया था, मैंने बोला था हर रिएक्शन एक तरह से एक टाइट्रेशन प्रोसेस है, हर रिएक्शन एक टाइट्रेशन प्रोसेस है, क्योंकि उसमें जो अपन क्या करते हैं, दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करा रहे हैं, दो रिएक्टेंट को क्या रिएक्ट करा रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, यहाँ क्या करा, आपने पहले लिया ए, उसमें डाला बी, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बी जो था वो एक्सिस में था वो बच गया, ठीक है, ए तो अपना काम करके चला गया, लेकिन जो बी था, अगर मैं उस एक्सिस बी को खत्म कराने के लिए एक दूसरा टाइट्रेशन कराऊं तो उस टाइट्रेशन को क्या बोला जाता है, बैक टाइट्रेशन बोला जाता है। उस टाइट्रेशन को क्या बोला जाता है, बैक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन। ध्यान से सुनना, सर पहले टाइट्रेशन कहां पर हुआ, ये जो हुआ ये क्या हुआ, सोच के देखो, एक कंटेनर था, मैंने अभी बताया था ना, उसमें ए पड़ा हुआ है, ए अननोन, ऊपर से बी डाला, तो ये एक टाइट्रेशन का प्रोसेस था, बोलो। यस सर। तो ये एक तो टाइट्रेशन हो गया पहले स्टेप में, लेकिन उसमें से बी बच गया। अब इस बी को खत्म करवाने के लिए मैंने क्या करा, सोचो, ये बी पड़ा हुआ है, अब ऊपर से क्या डाला, सी डाला, तो ये जो लेफ्ट क्वांटिटी को खत्म कराने के लिए जो टाइट्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, बैक टाइट्रेशन। बैक बैक टाइट्रेशन। तो यहां पर क्या बोलेंगे, टू नो द लेफ्ट क्वांटिटी of any reagent by doing another titration is known as back titration, is known as back titration। बात समझ में आई क्या। अब ये बार बार टाइट्रेशन वर्ड आ रहा है, टाइट्रेशन आ रहा है, तो अब क्या कर रहे हैं अपन, टाइट्रेशन को ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि टाइट्रेशन आखिर है क्या। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक तो समझ में आ रहा है ना, टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक अननोन रहता है, एक नोन रहता है, अननोन के अंदर नोन को डालते हैं और वो अननोन के बारे में मोलैरिटी, मोल्स, वॉल्यूम, सारी इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, टाइट्रेशन। ठीक है, इतना बेसिक तो समझ में आता है सबको। मैंने Yes. बार बार ये बोला कि भी हर रिएक्शन एक टाइट्रेशन है। ठीक है, किसी भी अननोन चीज के बारे में अगर आपको नॉलेज गेन करनी है, किसी भी अननोन चीज के बारे में आपको नॉलेज गेन करनी है बाय द हेल्प ऑफ अ रिएजेंट, जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो टाइट्रेशन हो रहा था वहां पर ये अननोन चीज है, ये अननोन चीज है, इसके बारे में मुझे सारी नॉलेज चाहिए थी, मोलैरिटी क्या है, मोल्स क्या है, वॉल्यूम क्या है, किसकी हेल्प से कर रहे थे, ये नोन की चीज से। इसको क्या बोलते हैं, ये रिएजेंट क्या है, नोन रिएजेंट है, इसके बारे में सब कुछ पता है अपन को। तो जब ये प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन होने के बाद जो बच जाता है उसको खत्म करने के लिए अगर मैं एक और टाइट्रेशन लगाऊं तो उस टाइट्रेशन को क्या बोला जाता है, बैक टाइट्रेशन। बात क्लियर है क्या। यस सर। सर एक बार फिर से टाइट्रेशन बता सब दो क्या चीज, सर टाइट्रेशन के बारे में। अरे एकदम से वापस कैसे, क्या क्या दिक्कत हुई मेरे को बताओ, मैं बताया अभी। सर थोड़ा ओवरव्यू सा दे दो, मतलब कंफ्यूजन सी हो गई। चलो मैं एक बार बिल्कुल क्लियर शब्द में समझना, ठीक है ना, क्लियर वर्ड में सुनना ध्यान से। अपन ने क्या करा, ए है, ए और बी की रिएक्शन करानी है, तो ए तो एक कंटेनर में पड़ा हुआ है। ठीक है, ए के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता से मेरा क्या मतलब है, ना तो मुझे इसके मोल्स पता, ना मुझे इसकी वॉल्यूम पता, ना मोलैरिटी पता, ना मास पता, कुछ भी नहीं पता। मेरे लिए ए क्या है, अननोन है। ठीक है, अब मैं इस अननोन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूं, तो मैं इस अननोन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किसको यूज करूंगा, एक नोन सब्सटेंस को यूज करूंगा जिसका नाम है बी। ठीक है, बी के बारे में मुझे सब कुछ पता है ना, मोलैरिटी भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो बी को मैं ए के अंदर डालूंगा, फिर रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन के बाद मुझे ए के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो जब मैंने ये प्रोसेस करा, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया, टाइट्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। ठीक है, जब आप ए और बी को रिएक्ट करा रहे थे तो बी तो आपके हाथ में कि जितना डालना है उतना डालो, मतलब वो एक्सिस में। अब ए और बी की रिएक्शन होने के बाद में बी तो बच जाएगा, तो उस बी को खत्म कराने के लिए
उस बी को खत्म कराने के लिए जब मैं एक और टाइट्रेशन करूंगा, उस टाइट्रेशन को मैं क्या बोलूंगा, बैक टाइट्रेशन। देखो ये एक और टाइट्रेशन कराया ना, सी से साथ रिएक्ट कराया, ये देखो नीचे, समझ गए बात को? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? अरे भाई आया क्या समझ में, बोलो तो। यस सर। यस किसी सर। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो वापस, बोलो कहां पर दिक्कत आ रही है। अभी तो मैंने बस टाइट्रेशन का थोड़ा सा बताया, डिटेल में तो पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बेसिक मतलब तो समझ में आना चाहिए। कोई भी सवाल आ रहा हो पूछो मन में, अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अब देखें, समझे भाई? सुनना भाई ध्यान से, मैंने बोला हर रिएक्शन एक टाइट्रेशन। बात करते हैं जैसे व्हाट इज टाइट्रेशन। बोला भाई किसी भी अननोन चीज के बारे में आपको अगर जानकारी प्राप्त करनी हो, किसी भी अननोन चीज के बारे में आपको नॉलेज गेन करनी हो, बाय द हेल्प ऑफ अ रिएजेंट, बाय द हेल्प ऑफ अ रिएजेंट जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, जिसके, ये क्या हुआ, स्क्रीन गई क्या? यस सर। यस सर। ओहो, नोट तो कर लिया था? यस सर। नो Yes, सर। अरे यार नोट नो तो कर इतनी सर। देर तक रख ही रखा था। चलो स्क्रीनशॉट लिया होगा किसी ना किसी ने तो। नहीं सर, कॉपी से भेज देंगे जिसने की लिखा सर लिख पेज दिया 8 होगा। का ले लिया था। ले लिया था ना पेज 8 का, बस आ जाएगा वो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना फिर तो? यस। ठीक है ठीक है ठीक है, पेज नहीं, चलो ठीक, हाँ ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भाई कि किसी भी अननोन चीज के बारे में अगर अपन को नॉलेज गेन करनी हो बाय द हेल्प ऑफ एनी रिएजेंट जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता हो, उस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं। तो अब देखो भाई, ऐसे समझना कि जो ए और बी के अपन रिएक्शन की बात कर रहे थे, ये ए प्लस बी गिव्स, कोई सा भी प्रोडक्ट दे रहा है, कंटेनर में अपना ए था, ए मेरा अननोन था या नोन था, अननोन था, ठीक है, और बी मेरा क्या था, नोन सब्सटेंस था जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम ए के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन बी के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। क्या क्या जानते हैं बी के बारे में? भाई नोन में मतलब क्या क्या हो बी के बारे में, ये कंसंट्रेशन का साइन समझते हो सब, मोलैरिटी का, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी पता है मुझे, ठीक है, इसके मोल्स भी पता है, बी को कितना डाला कितना नहीं डाला ये सब कुछ पता है, ए कितना ग्राम है कितनी मोलैरिटी है वो कुछ भी नहीं पता। अगर मैं इस बी की हेल्प से ए के बारे में सब कुछ निकाल लूं तो इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, बोलो? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन। इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, टाइट्रेशन, ठीक है। अब बी कितना बचा उसको जानने के लिए हम लोग ने अलग से टाइट्रेशन कराया, किसके साथ, बी का सी के साथ, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, बैक बैक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, ठीक है। तो सवाल में क्या है, कभी कभार लैंग्वेजेस ऐसी लिखी आती है, ध्यान से देखना, ऐसे लिखा हुआ आएगा, बी वॉज बैक टाइट्रेटेड विद सी। इसका मतलब तुम यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालोगे, पहली जो रिएक्शन हुई उसमें बी एक्सिस में था, जब भी तो उसका बैक टाइट्रेशन हुआ, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब ये समझना कि जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट है वो कहां पर वैलिड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा 100% कंप्लीट रिएक्शन पे वैलिड होता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहां पर वैलिड होता है, 100% कंप्लीट रिएक्शन पे। यहां पर लिखें, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट इज वैलिड ओनली व्हेन reaction is 100% complete, reaction is 100% complete। अब देखना सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे 100% complete, ध्यान से देखना, जैसे a प्लस बी अभी अपन ने ऊपर लिया था, इसका कोई सा भी प्रोडक्ट बना होगा, b एक्सिस में था, जो बचा था उसको हमने किससे रिएक्ट करा दिया, वापस बैक टाइट्रेट करा दिया, किससे, सी से। तो ये लेफ्ट वाला बी है, बी लेफ्ट जो बच गया था, ठीक है ना, लेफ्ट वाला बी। ध्यान से देखना, मान लो मिली इक्विवेलेंट जो बी है उसके जो मिली इक्विवेलेंट है ना, वो दे रखा है आपको बीटा, और जो सी है उसका मिली इक्विवेलेंट आपको दे रखा है मान लो अल्फा। मान लेते हैं सी के मिली इक्विवेलेंट अल्फा है और मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी क्या है, बीटा, बोल सकते हैं, ठीक है।
एन फैक्टर इसका सेम दे रखा है, इसका जो एन फैक्टर है वो भी एन है, और इसका जो एन फैक्टर है वो भी क्या है, एन है। ये कंडीशन गिवन है भाई, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? ए को बी से रिएक्ट कराया, बी एक्सिस में था, बी बचा, उसको वापस बैक टाइट्रेशन करा दिया सी से। आपको गिवन है कि मिली इक्विवेलेंट बी के कितने हैं, बीटा, और मिली इक्विवेलेंट सी के कितने हैं, अल्फा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर क्या कर सकते हैं इस रिएक्शन में? क्या मैं, ध्यान से सुनना, क्या इस रिएक्शन को देख के मैं ऐसे लिख सकता हूं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी लेफ्ट? यस सर। यस सर। अरे यही तो मिली इक्विवेलेंट का लॉ है, यस सर। लिख सकते हैं ना पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। अब मेरा आपसे क्या सवाल है, सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड, ये तो बी लेफ्ट था, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड कितना होगा? इक्वल टू मिली बी माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा, समझ गए? मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड कितना बोलोगे? बीटा माइनस अल्फा। समझ गए कैसे? अरे बोलो भाई, देखो पहले बी के मिली इक्विवेलेंट कितने थे, जल्दी बोलो, बी के मिली इक्विवेलेंट पहले कितने थे? बीटा। बीटा। बाद में जो बी बचा उसके मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गए? अल्फा के। अल्फा। अल्फा के। तो पहले था बीटा, बाद में हो गया अल्फा, तो रिएक्ट कितना करा? बीटा माइनस अल्फा। अल्फा। तो मोल में करा होगा, सीक्वेंशियल रिएक्शन पड़ी होगी जब मोल में, ठीक है? नहीं पड़ी क्या? पढ़ी है सर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहां से आप क्या क्या लिख सकते हो, इन्फॉर्मेशन देखना भाई, क्या क्या लिख सकते हो तुम्हें, एकदम बिल्कुल क्लियर कट इधर अभी लिख लेना आराम से, रुको। क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहां से तुम निकाल सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश लिखते हैं एक बार। बी लेफ्ट प्लस सी, ये कोई प्रोडक्ट दे रहा है आपको, गिवन क्या क्या है, ये है गिवन आपको कि ये तो बी तो क्या है, एक्सिस में, इसका एन फैक्टर कितना है, ध्यान से देखना, एन फैक्टर भी सेम दे रखा है जब भी लगाए। क्या मतलब है? किसका? बी लेफ्ट। बी लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, चलो बताओ लेफ्ट का मतलब क्या होता है? सर बचा हुआ। बचा हुआ। अब ऐसे सोचो, ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी में एक्सिस कौन है? बी। बी। अगर ए एक्सिस में है तो बी तो क्या होगा, ए क्या होगा, लिमिटिंग। तो लिमिटिंग तो खत्म हो जाता है, बचता कौन सा है, एक्सिस वाला या कम वाला? सर एक्सेस वाला। तो वो एक्सिस वाला जो बचा वही बी लेफ्ट है, ओके सर। ठीक है? एन फैक्टर भी सेम दे रखे हैं यहाँ पर, और इसका जो मिली इक्विवेलेंट है, इसके जो मिली इक्विवेलेंट है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी कितना दे रखा है भाई, बीटा, और सी का मिली इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, अल्फा। अल्फा। अब पॉइंट समझना, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, पहले मैं चेक करूंगा क्या एन फैक्टर, देखो दोनों रिएक्शन में जो बी है, जैसे पहले सी था ना इधर की साइड, सोचो इधर, वो लिख, मैं पीछे वाले पेज पे चला गया, आप देखो अभी मैंने एक पहला पॉइंट जो लिखाया था उसमें सी के दोनों तरफ एन फैक्टर सेम थे, यस यस सर। सर। तब जाके अपन क्या बोल सकते थे कि भाई देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी लेफ्ट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी, बोल सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। ये कब लिख सकते हो, जब बी के दोनों रिएक्शन में एन फैक्टर सेम हो, और यहाँ पर सेम ही है, ध्यान दो, एन और एन, ठीक है? और इक्वल टू इसको क्या लिख दूं, अल्फा। ये तो पहली इंफॉर्मेशन निकली। दूसरी इंफॉर्मेशन, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी लेफ्ट, जब आपने बता दिया कि अल्फा आ गया, निकाल लिया ना अपन ने अल्फा, तो यहाँ पर और क्या लिख सकता हूं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड। अब भाई रिएक्टेड कैसे निकलता है, पहले ये देखो, पहले टोटल था कितना स्टार्टिंग में, पहले मिली इक्विवेलेंट थे बीटा, बाद में बच कितने गए मिली इक्विवेलेंट, अल्फा, तो अल्फा। बीटा में से अल्फा माइनस करोगे तो रिएक्टेड आ जाएंगे। अब आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मैं ऐसे लिखूंगा ना, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी, कौन सा, रिएक्टेड,
इज इक्वल टू क्या बोलूंगा, बीटा माइनस अल्फा। समझ रहे हो क्या बात को? यस सर। ठीक है, ये तो कौन सा केस था, जब n फैक्टर सेम है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ये b है, इनके n फैक्टर अलग हो जाएं तो क्या करेंगे, समझ रहे हो बात को? यस सर। ठीक है, तो उसी केस को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले ये सारी चीजें रिवाइज कर लो भाई, ये सारी चीजें रिवाइज कर लो अच्छे से। ये एक केस पढ़ के आना, इन चीज को पूरे लेक्चर में से पहले एक बार भाई इसको पढ़ो, और अभी पूछो कुछ, जो भी आपको कोई थोड़ी सी भी दिक्कत है तो वापस अपन कर लेते हैं। 10 मिनट बचे हुए हैं, आप पूछें भाई, क्योंकि फिर दूसरा पार्ट बता देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। फिर किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कुछ भी। पेज 10 दिखा दो। पेज 10 बिल्कुल। हाँ, और भी कोई कुछ बोल रहा था? सर ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए जो है वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड के बराबर कैसे होगा? देखो, पहले तो बताओ ये बराबर करने का लॉ अपन ने कहाँ पर पढ़ा? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट में। पहला लॉ था। अभी मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि जो लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट है वो कहां पर वैलिड है, जहां पर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो। कंप्लीट हो। तो आप सोचो ए और बी कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे। मान लो ऐसे समझना, ऐसे समझो, ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, ए के 2 मोल है, बी के 2 मोल है, तो क्या ये रिएक्शन 100% कंप्लीट है? बिल्कुल है, क्योंकि ए के भी पूरे 2 मोल गए, बी के भी पूरे 2 मोल गए और प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन अगर ऐसा हो ए के 2 मोल और बी के 5 मोल हो, तो ए के 2 मोल के लिए बी के कितने मोल की जरूरत होगी? 2 की। लेकिन बी के कितने बच जाएंगे? 3 मोल। 3 मोल। समझ रहे हो बात को? नहीं समझे? इधर यस देखो, सर समझ। एक इधर मैं अच्छे से बताता हूँ, इधर की साइड देखो, इधर की साइड देखना नेक्स्ट पेज पे। ए प्लस बी गिव्स कोई प्रोडक्ट है ना, ए के 2 मोल है और बी के 5 मोल है, तो 1 मोल ऑफ ए गिव्स 1 मोल ऑफ बी, तो 2 मोल ऑफ ए विल गिव 2 मोल ऑफ बी। तो ये रिएक्शन तो कैसे कंप्लीट हो जाएगी, ए प्लस बी 100% कंप्लीट हो जाएगी। इसके 2 मोल यूज होंगे, इसके 2 मोल, लेकिन बी के तो 5 थे ना, तो बचे कितने अभी भी बी के? 3 मोल। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बी के रिएक्टेड मोल कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? पहले थे 5, बचे कितने? 3, रिएक्ट कितने हुए? 2 मोल्स। 2। तो आप देखो मिली इक्विवेलेंट का लॉ कहां लगाओगे? यही लगाओगे ना, यही तो 100% रिएक्शन कंप्लीट हुई। यस तो सर। मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड हुआ ना। यस सर समझ में आ गया। स्टार्टिंग वाला ले लेते तो उसमें 5 मोल थे, तो वो तो 100% कंप्लीट कहां होती? बी तो बचा हुआ है, अभी भी 100% कहां हुआ? 100% कब होता है? जब ए और बी दोनों के दोनों खत्म हो जाएं। अगर बी यस एक्सिस में है और ए लिमिटिंग में है, तो 100% कहां हुई? 100% का मतलब दोनों के दोनों पूरे कंप्लीट हो जाएं, वो रिएक्शन 100% होती है। समझ रहे हो बात को? यस सर। अच्छा, और किसी के मन में कोई सवाल? ये चीज रिवाइज करके आना भाई अच्छे से, है ना? ठीक है, यस। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय। पिछला पेज पेज कर कर दो, दो एक मिनट। पिछला पेज लो। ठीक है, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। सर ये ओके। साइन किस चीज का है? थैंक यू। कौन सा साइन बेटा? सर ये जो ऊपर है बीकर के पास। बीकर के पास वो ब्रैकेट बना रखा है वो? यस सर। बेटा आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं पढ़ा, मेरे को ये बताओ। पढ़ा सर। तो फिर तो ये हो ही नहीं सकता, आपको नहीं पता हो। कंसेंट्रेशन पढ़ा है आपने? कंसेंट्रेशन यस सर। वो भी पढ़ा है? मोलैरिटी पढ़ा है? मोलैरिटी? यस सर। तो फिर कैसे पढ़ा है? मोलैरिटी का ही तो साइन है ये। ओके सर। समझना बात को, ऐसे मत समझना कि मैं कोई गलत चीज बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा मामला। अगर आपने मोलैरिटी पढ़ा है तो मोलैरिटी में आपको कंसेंट्रेशन का साइन तो पता होना चाहिए ना। यस सर। बताया नहीं था क्या आपको? सर याद नहीं रहा। याद रखो, है ना, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना आगे। ठीक है, अब तो याद हो गया ना? यस सर। ठीक है, चलो ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। कोई कुछ पूछ रहे हैं? कुछ कहना किसी ने? ठीक है, चलो फिर।
बाय। थैंक यू सर। ओके।